हेलो फ्रेंड्स, अनूप स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को कंटिन्यू कर चुके हैं। प्रीवियस आप लोगों की एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, ठीक है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है, फटाफट जाकर के प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए, ताकि उससे रिलेटेड आगे भी जितने भी कंसेप्ट हम पढ़े, हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो, हमारे कंसेप्ट क्लियर रहें, ठीक है। तो आज की वीडियो बच्चों हम लोग कंटिन्यू करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत के साथ। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने उसके बेसिक्स के बारे में पढ़ा था, चार्ज के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ा था, कंडक्टर, इंसुलेटर, इसके बेसिक्स जो होते हैं उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। आज हम इलेक्ट्रिसिटी में आगे के नए कंसेप्ट को लेकर के कंटिन्यू करेंगे, जिससे कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत की बात करेंगे आज हम लोग बच्चे। तब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करते रहिए कि जो सबसे बेस्ट कंडक्टर है, कौन सा मेटल सबसे बेस्ट कंडक्टर है, उसका आंसर आप लोग जो है मुझे कमेंट बॉक्स में करते रहिए, ठीक है। बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत की, ठीक है। इसके बेसिक्स के बारे में बच्चों हम लोगों ने काफ़ी कुछ प्रीवियस वीडियो में बात कर रखी है, ठीक है। अब हम आज जो है बात करेंगे, अगर मैं थोड़ी सी इनिशियल की बात करूं बच्चों, तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में जब बात करी थी चार्ज की, ठीक है, किसकी बात करी थी? चार्ज। हिंदी वाले लिखो भाई आवेश, ठीक है। आवेश की बात हम लोगों ने करी थी बच्चे। देखो, चार्ज के बारे में हम लोगों ने बेसिक्स को डिस्कस किया था, तो एक बात आप लोग और नोट करिए बच्चे, जो हमारा चार्ज होता है ना, इसकी यूनिट, ठीक है, चार्ज की यूनिट क्या होती है। कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जाता है कि चार्ज की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, ठीक है। जैसे आप लोगों का एम्पेयर हो गया करंट का, ठीक है, रेजिस्टेंस हो गया ओम का, इस तरीके से उसके यूनिट के बारे में बच्चों आपके एग्जाम्स में एक क्वेश्चन तो बनते हैं, किसी भी एग्ज़ाम में कहीं भी बन सकते हैं, ठीक है। चलिए, कूलम के हम जो है चार्ज हम लोगों ने जो है बच्चे कि इसके बेसिक्स को हम लोगों ने पढ़ लिया है कि चार्ज क्या होता है, ठीक है। आज हमें आप लोग बताइए कि जो इसकी यूनिट होती है, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जो चार्ज है, जो आवेश होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होती है बच्चे। तो जो चार्ज होता है बच्चा, उसकी जो यूनिट होती है वो होती है कूलम, ठीक है। कूलम नोट करो सब लोग, कूलम, ठीक है। हिंदी वाले लिखेंगे कूलम, ठीक है, कूलम, ठीक बच्चे। तो ये देखिए, आप लोगों का जो चार्ज होता है, जो आवेश होता है बच्चे, उसकी यूनिट क्या होती है? कूलम होती है, जिसको हिंदी में भाई कूलम इस तरीके से लिखा होता है, ठीक है। हालांकि आप लोग बाइलिंगुअल पढ़ने की हैबिट डाल लीजिए, ठीक है। चलिए, तो बात करते बच्चे, जब हम चार्ज की बात करते हैं, चार्ज की यूनिट क्या हो गई? कूलम हो गई। अब हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी बात करी थी इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बारे में। हमने बात करी थी कि जब हमारा इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करता है तभी हमारी करंट फ्लो करती है, ठीक है। तो चार्जेस के बच्चे बात करें अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स की, तो इलेक्ट्रॉन्स के जो चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, हम सब जानते हैं, ठीक है। इसके जो होते हैं बेटा, वो होता है 1.6 × 10⁻⁴। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे माइनस होता है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है हमारा ये नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस में 1.6 × 10⁻⁻19 क्या हो जाएगा? कूलम, ठीक। क्यों? क्योंकि जो चार्ज होता है, हम लोगों ने पढ़ा था ना पिछले वीडियो में कि जो चार्ज होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की जब बात हम लोगों ने करी थी, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब बात करते हैं बेटा जो प्रोटॉन होता है, ठीक है, जो हमारा प्रोटॉन्स होता है, उसका हो जाएगा आपका 1.6 × 10⁻⁻9 कूलम। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ से ये माइनस नहीं लगता है। बात समझ में आ गई? क्योंकि इस पे हमारा चार्ज क्या है बेटा? पॉजिटिव, इसलिए ये हमारा पॉजिटिव रहता है, और इलेक्ट्रॉन्स हमारे नेगेटिव है, इसलिए ये वैल्यू जो आएगी ये आपकी नेगेटिव में आएगी। अब एक बात बच्चों ध्यान से सुनो, इस बात को मैंने आप लोगों को इसलिए क्लियर किया क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरीके से आता है, क्योंकि दोनों के वैल्यू सेम होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस होता है बच्चे, जो देखो कि आप लोग ये डिफरेंस है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस नहीं है, इसका डिफरेंस होता है। तो कई बार क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू दे करके आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, अगर इस नेगेटिव पॉजिटिव का कुछ रोल हो तो आप लोग गलत नहीं करें, ठीक है। ये तो बात होगी बच्चे हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स की कि इनकी वैल्यू क्या है, क्योंकि डायरेक्ट इससे क्वेश्चंस
बनता है। आई बात समझ में? चलिए आगे हम बात करेंगे बच्चे कि जो चार्ज होता है, जो हमारा आवेश होता है, इसको हम किस यंत्र से, किस इंस्ट्रूमेंट से इसको नापते हैं। फटाफट बताइए अगर किसी को पता है कि जो इसका यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट टू मेजर चार्ज। फटाफट जिस भी बच्चों को पता है भाई बताइए मुझे। आवेश को नापने वाली यंत्र का नाम बताइए। चलिए बताइए कि हम जो चार्ज होता है, जो आवेश होता है बच्चे, उसको जो इंस्ट्रूमेंट होता है, जो यंत्र होता है, उसको हम क्या कहते हैं। फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर करिए। बच्चे मैं आप लोगों को इन सारे वीडियोस में जो भी टॉपिक्स आप लोगों को मैं ले रही हूँ, मैं सिर्फ प्रिसाइज करके बहुत ही थॉरली आप लोगों को सिर्फ वो चीज़ें बता रही हूँ जो ऑलरेडी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आप लोगों के आए हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि चार्ज में क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स होते हैं, इनकी वैल्यूज़ को भी कन्फ्यूज़न के लिए नेगेटिव पॉजिटिव में भी दिया है, वो मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया। अब जो बच्चे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है हमारा, जो आवेश पे हमारी जो नापने वाली यंत्र है, उसका भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैंने इसको इसमें इंक्लूड किया। फिलहाल इसका आंसर जो होता है बेटा ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोस्कोप। क्या होता है? इलेक्ट्रोस्कोप। आगे बात समझ में? इलेक्ट्रोस्कोप। हिंदी वाले भी भाई इसको ऐसे ही लिख लो, ठीक है, इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक, हिंदी में भी इसी तरीके से आप लोग इलेक्ट्रोस्कोप इसको लिख लो। ठीक है, ठीक है बच्चे। तो ये जो आपका इलेक्ट्रोस्कोप होता है, इससे हम किस चीज़ को नापते हैं, तो हम चार्ज को, जो हमारा आवेश होता है, तो इसके यंत्र का क्या नाम है? इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, इससे हम जो है कि अपने चार्ज को अगर जिस यंत्र से मेजर करते हैं वो हो गए, इसके चार्जेस हो गए। यही बच्चे ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका एक तो ये है कि इसका चार्ज पूछ लेगा, और एक जो है कि बेटा इस यंत्र का नाम पूछ लेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये दो चीज़ें आप लोग। हालांकि जितना मैंने बताया है बहुत थॉरली, बहुत थोड़ा सा बताया है, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बनते हैं। बाकी बच्चों मैं सारे चैप्टर्स को बहुत डीपली, बहुत ब्रीफ से जो है कि डिटेल में डिस्कशन करूँगी जब मैं इसके थॉरली पूरे फिजिक्स की अगली क्लास लूँगी बच्चों, जो आप लोगों की इंटरमीडिएट लेवल की रहेगी, जिसमें बिल्कुल ब्रीफली जो है कि स्टार्टिंग से लेकर के उसमें बात करेंगे। ये बच्चे हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, जो कि हमारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आते हैं उसमें, तो उससे किस तरीके के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ इतना अगर आप बच्चों पढ़ लेंगे तो ये सारे इन टॉपिक से जो जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके नहीं छूटने वाले हैं। चलिए फिलहाल आगे हम बात करते हैं बच्चे करंट की, इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं, विद्युत धारा की। तो जिन लोगों को भी पता है भाई कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फटाफट मुझे बताइए। हालांकि इसके बारे में हम लोग प्रीवियस वीडियो में भी थोड़ी बातें कर चुके हैं, लेकिन उसके आगे की बातें आज करेंगे। चलिए तो बात करते हैं बच्चे, अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की, विद्युत धारा क्या होती है, फटाफट आप लोग मुझे बताइए कि विद्युत धारा जो होती है वो क्या होती है, किसको हम विद्युत धारा कहते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, इसके बारे में हालांकि हम लोगों ने थोड़ा पढ़ रखा है। चलिए बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, हिंदी वाले लिख लो भाई, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। चलिए मैंने बच्चों आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि करंट जब पास होती है, जब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होते हैं। ठीक है, ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ। हालांकि प्रीवियस वीडियो जो है इससे अपलोड हुई है इलेक्ट्रिसिटी की, उसमें मैंने काफ़ी थॉरली इस पॉइंट को जो है कि डिस्कस किया है। फिलहाल यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लो आप लोग कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है ना बच्चा, जो आप लोगों का विद्युत धारा होती है, मैंने क्या कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होते हैं, प्रोटॉन्स हमारे बच्चे क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होते हैं, तो उस फ्लो की वजह से ही हमारा करंट पास हो रहा होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसके डेफिनेशन की बात करूँगी बच्चे, तो हम इसके डेफिनेशन क्या लिखेंगे, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस या फिर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस
ठीक है, मतलब आवेश का जो है बच्चे फ्लो करना या फिर कहना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने को ही हम क्या कह देते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट कह देते हैं। पहली बात, इस डेफिनेशन से क्वेश्चंस नहीं आते हैं बच्चे, मैं आपको बता दूं। डेफिनेशन इसकी बहुत बड़ी है, बहुत सारी डेफिनेशंस इस चीज़ में इंक्लूड भी है, लेकिन हम सिर्फ वो चीज़ें पढ़ेंगे जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे डायरेक्ट आप लोगों से पूछ देगा कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है, मतलब जो चार्ज होते हैं ना बच्चे, जो चार्ज होते हैं, जो इनका फ्लो होता है, उन्हें ही हम कह देते हैं कि भाई ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट। क्योंकि हमने क्या बात करी थी कि जब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बच्चे, अगर वो फ्लो नहीं करेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन्स फिक्स्ड हो जाएंगे तो करंट पास होगी ही नहीं। आई बात समझ में, ठीक है। चलिए आगे हमने बात करी बच्चे कि जो चार्जेस का फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक जो चार्जेस होते हैं, तो वो हमारा करंट कहलाता है, ठीक। अब इसकी बात होती है बेटा कि इसकी यूनिट क्या होती है। जिन लोगों को पता है कि फटाफट मुझे बताइए कि जो यूनिट होती है इलेक्ट्रिक करंट की वो क्या होती है, फटाफट बताइए भाई कि इलेक्ट्रिक करंट की जो करंट होता है, इसकी जो आप लोगों की यूनिट होती है वो किस में नापी जाती है, क्या यूनिट होती है, फटाफट आप लोग मुझे बताइए। चलिए तब तक मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला लिखवा देती हूँ, I = Q/T, ठीक है। ये बेटा एक रिलेशन होता है किसमें, आपका करंट, टाइम और चार्ज। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँगी कि करंट और आपके चार्ज में जो है वो कौन सा रिलेशन होता है, तो I = Q/T होता है। आगे बात समझ में। चलिए फिलहाल हम लोग यहाँ पे करंट की बात कर रहे हैं, तो करंट को बताइए कि जो करंट की जो SI यूनिट होती है क्या होती है। तो बेटा देखो, जो SI यूनिट होती है ना करंट की, वो होती है एम्पियर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एम्पियर, एम्पियर, ठीक है, एम्पियर। आई बात समझ में बच्चे, क्या होता है कि जो हमारी एम्पियर होती है ना, वो क्या होती है, करंट की यूनिट होती है। आई बात समझ में, वेरी इंपॉर्टेंट। ये कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जो करंट होता है, अगर यूनिट्स और मेजरमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। जब मैंने यूनिट्स और मेजरमेंट आप लोगों को पढ़ाया था, तो आप लोगों को 7 ऐसे फंडामेंटल, देखो ये क्या है हमारा जो करंट होता है ना बच्चे, ये क्या है हमारा फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट। बच्चे अब ये फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, जिन लोगों ने स्टार्टिंग से चैप्टर मेरा पढ़ा होगा, मैंने जब यूनिट्स और मेजरमेंट आप लोगों को पढ़ाया था बच्चे, तब हम लोगों ने इस फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में काफ़ी थॉरली बड़े बेसिक से बात करी थी, ठीक है। बेसिक से बात क्या करी थी बच्चे कि जो फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं वो यूनिट होती है जिसमें मैंने आप लोगों को 7 बताया था, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे, ठीक है। जिसमें हमारा एक क्या था, एम्पियर। एम्पियर मतलब बोले तो करंट, ठीक है। तो करंट के बारे में देखो बच्चे, फंडामेंटल यूनिट वो होती है जिसको क्या होता है कि जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, वो सबसे बेसिक होता है, मतलब वो किसी चीज़ से मिल के नहीं बना होता है, ठीक है। तो उसे हम क्या कह देते हैं, फंडामेंटल यूनिट, मतलब वो अपने आप में यूनिक है, उसको हम किसी 2 या 3 चीज़ों को मिला करके नहीं बनाते हैं, ठीक है। वो अपने आप में इकलौता होता है। आप इस बात को समझिए कि फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे पढ़े थे, टेम्परेचर पढ़े थे, ठीक है, इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा था, और भी कई सारे पूरे मिलाकर के 7 फंडामेंटल यूनिट्स पढ़े थे। तो जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है प्लीज़ उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए बच्चे, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखिए जो करंट होती है ये हमारी फंडामेंटल यूनिट होती है। क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि आप लोगों को फंडामेंटल यूनिट दे देगा और उसके 4 ऑप्शंस दे देगा, तो अगर उसमें आपका करंट आता है तो करंट आपकी फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम यहाँ पे इसकी यूनिट की। तो बेटा जो इसकी यूनिट होती है ये होती है हमारी एम्पियर, ठीक है। एम्पियर किसकी यूनिट होती है, तो करंट की यूनिट होती है। आई बात समझ में, ठीक है। और इसको डिनोट करते हैं बेटा कैपिटल ए से, ठीक है, कैपिटल ए से हम डिनोट कर देते हैं किसको, इलेक्ट्रिक करंट को। आई बात समझ में आप लोगों को, इज दैट क्लियर टू यू, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई भाई। अब बात करते हैं कि जो मेज़रमेंट है ना, मतलब वो कौन से इंस्ट्रूमेंट है, वो यंत्र कौन सा है जिससे कि हम करंट को नापते हैं। सब लोगों ने अपने घर में देखा होगा, बताइए कि भाई सबके घर में बिजली आती है ना। AC/DC का भी कंसेप्ट हम लोग काफ़ी अच्छे से प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं कि AC/DC में डिफरेंस क्या है ना। हमने क्या पढ़ा था कि हमारे जो घर में बिजली आती है वो क्या होती है, AC करंट आती है, राइट, ठीक है। तो
अभी यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि जो एम्पियर है, जो करंट है, इसको नापने का जो इंस्ट्रूमेंट है, जो यंत्र है, वो कौन सा है। फटाफट बताइए मुझे बच्चे आप लोग कि जो यंत्र होता है, जो इंस्ट्रूमेंट होता है, वो क्या है। चलिए बताइए। इंस्ट्रूमेंट टू मेजर करंट या इलेक्ट्रिक करंट, है ना, मतलब विद्युत धारा को नापने वाले यंत्र कौन से हैं। ठीक है, चलिए बताइए, क्या किसी को ये बात पता है कि वो विद्युत धारा, करंट को नापने वाला इंस्ट्रूमेंट कौन सा है। बच्चों आप लोगों ने गैल्वेनोमीटर, जिन लोगों ने भी फिजिक्स पढ़ी है, ठीक है, सबको गैल्वेनोमीटर का नाम पता होगा, और गैल्वेनोमीटर के साथ साथ एक और नाम पता होगा, एमीटर। ठीक है, कौन कौन से, गैल्वेनोमीटर, नोट कीजिए, गैल्वेनोमीटर, ठीक है, हिंदी में भी इसको ऐसे ही लिख लीजिए, गैल्वेनोमीटर, ठीक है बेटा, एंड नेक्स्ट वन इज एमीटर। ठीक है, इस तरीके से हिंदी वाले भी उसको वैसे ही लिख लीजिए। चलिए बात करते हैं बेटा इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। जो विद्युत धारा को नापने वाली दो यंत्र यूज होते हैं, एक तो है बेटा गैल्वेनोमीटर, एक है एमीटर। तो मैम फिर ये दोनों एक जगह यूज़ होते हैं या फिर किस तरीके से यूज़ होते हैं, किसी को अगर पता है तो बच्चों प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। देखिए कमेंट बॉक्स में आंसर करने के लिए मैं आप लोगों को बार बार इसलिए कहती हूँ क्योंकि इससे क्या होता है कि आप लोगों का खुद आप लोग मोटिवेट होंगे, आप लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, राइट। ठीक है, और मुझे भी ये सब चीज़ें समझ में आएंगी कि बच्चे क्या क्या समझ रहे हैं, क्या क्या पढ़ रहे हैं, उन्हें क्या क्या चीज़ें क्लियर हो रही हैं। हालांकि चलिए यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग गैल्वेनोमीटर की। बेटा देखो जो गैल्वेनोमीटर होता है ना बच्चे, चलो गैल्वेनोमीटर से पहले हम थोड़ा सा एमीटर को पढ़ लेते हैं, क्योंकि मुझे इतना पता है कि गैल्वेनोमीटर थोड़ा कम लोगों को याद होगा, लोग फिजिक्स भूल गए होंगे, लेकिन एमीटर आप लोगों को याद होगा, क्योंकि जब अपने एमसीबी में जो भी बच्चे हैं, खास करके लड़के ज़्यादातर, अपने घर में जो एमसीबी लगी होती हैं उसमें आप जाकर देखेंगे तो वहाँ पे वोल्ट मीटर, एमीटर सब वहाँ पे होता है। ठीक है बच्चे, देखो अगर हमें क्या करना होता है ना, अगर घर में मतलब हमें ये देखना होता है कि पूरी कितनी टोटल करंट है। ठीक है, ध्यान से समझना, अगर हमें टोटल करंट की बात करनी होती है कि टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है, कंप्लीट करंट की जब बात करनी होती है अपने घर में, तो अब हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, तो हम यूज़ करते हैं बेटा एमीटर का। ठीक है, एमीटर का, आगे बात समझ में। लेकिन अगर हमें कहीं पे डिफरेंस पता करना होता है करंट का, ठीक है, अगर करंट का ड्रॉप पता करना होता है कि मतलब हमें ये चीज़ देखनी होती है कि मतलब कितना करंट फ्लैक्चुएट कर रहा है। ठीक है, तो एक वर्ड है आप लोगों का फ्लैक्चुएशन। अगर कहीं पे हमें फ्लैक्चुएशन के बारे में पता करना हो, या फ्लैक्चुएशन का मतलब बच्चों आप लोग ये समझो कि चेंज इन करंट। ठीक है, मतलब देखो एमीटर का मतलब क्या है कि जैसे अगर हम घर का करंट नापेंगे तो हम बात करेंगे कि टोटल करंट कितनी फ्लो कर रही है, तो एमीटर यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हमें वहीं पे ऐसी जगह का करंट नापना होगा जहाँ पे हमें ये देखना होगा कि कितना करंट चेंज हो रहा है ना, एक जगह से दूसरी जगह में कितना फ्लैक्चुएशन आ रहा है या कितना चेंज हो रहा है, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, गैल्वेनोमीटर। आ गई बात समझ में। देखो भाई अब घर में तो इतनी करंट तो नहीं पास होती, इतनी ज़्यादा करंट तो नहीं होती है बच्चे कि हम लोग गैल्वेनोमीटर का यूज़ करें। ठीक है, तो जो गैल्वेनोमीटर आप लोगों का बेसिकली यूज़ होता है बेटा, ये बहुत बड़े लेवल पे यूज़ होता है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो और जो घर पे हम लोग यूज़ करते हैं बच्चे, उसमें क्या करते हैं हम लोग, एमीटर का इस्तेमाल करते हैं। बात आप सब लोगों को क्लियर होगी बेटा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे आप लोग बच्चे ये देखो कि जो एमीटर, जो करंट होता है, हमारे करंट को मेजरमेंट करने के लिए ये दोनों ही इस्तेमाल होता है, गैल्वेनोमीटर और एमीटर। अगर छोटे लेवल पे और घर की बात आती है तब हम यूज़ करते हैं बेटा एमीटर का। और गैल्वेनोमीटर कहाँ पे यूज़ होता है, जब हमें, देखो इसको बस इतना समझो कि जब हमें टोटल करंट पता करना होता है तो हम एमीटर का इस्तेमाल करते हैं। आगे बात समझ में। लेकिन अगर हमें कहीं पे चेंजेस पता करना हो, फ्लैक्चुएशन पता करना हो, एक दूसरे से कंपैरिजन करंट का पता करना हो, तो वहाँ पे गैल्वेनोमीटर यूज़ करते हैं। दैट्स इट, सिर्फ इतना सिंपल है। और एक
चीज़ अगर ये नहीं आप लोगों को याद रहता है तो ये याद रखिए कि छोटे लेवल पे घर में इस तरीके से हम एमीटर ही यूज़ करते हैं, क्योंकि आप लोग देखेंगे MCBs में गैल्वेनोमीटर नहीं लगा रहता है, एमीटर लगा होता है। लेकिन गैल्वेनोमीटर क्या होता है, बड़े बड़े लेवल पे लगा होता है, जहाँ पे कि हमें फ्लक्चुएशन से चेंजेस की ज़रूरत होती है करंट की डिफाइन करने की। दिस दैट क्लियर। तो ये बेटा सारी बातें आप लोगों की हो गई इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, मतलब विद्युत धारा के बारे में इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए बच्चे। ये बहुत बेसिक है और क्वेश्चंस बेटा किसी भी एग्ज़ाम में इस तरीके से यहीं से बनता है, ये तो श्योर है आप लोगों का, ठीक है। कि जो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस होते हैं। चार्जेस में हम लोगों ने ऑलरेडी कल के जो प्रीवियस वीडियोस पढ़े थे उसमें हम लोगों ने बहुत डिटेल में चार्जेस और इन सब को पढ़ा हुआ है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है प्रीवियस वीडियोस जाकर देख लीजिए बच्चे। बाकी इसकी यूनिट से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। दूसरी बात, एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो इलेक्ट्रिक करंट होती है बच्चे, ये फंडामेंटल यूनिट होती है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये फंडामेंटल यूनिट। 7 फंडामेंटल यूनिट में आप लोगों को पढ़ाया है और प्लीज़ बच्चों आप लोग इसके रिविज़न करते रहिए, ठीक है। जिन लोगों ने नहीं देखा है फर्स्ट वीडियो यूनिट्स और मेजरमेंट की प्लेलिस्ट में वीडियो पढ़ी है, आप लोग वहाँ पर जाके देखिए, ठीक है। चलिए आगे हम लोगों ने इंस्ट्रूमेंट मेजर करने वाले यंत्र, वो यंत्र के बारे में बात करी जिसमें हमने 2 यंत्र की बात करी थी। कौन सा यंत्र किस तरीके से इस्तेमाल होता है इसके बारे में भी हम लोगों ने बात कर ली है। चलिए बच्चे अब आगे हम लोग जो है कि कुछ चीज़ें बात कर लेते हैं। बात ये है कि अब मुझे आप लोग ये बताइए बच्चों कि जो हम लोगों का एम्पियर होता है ना, जो एमीटर है, एमीटर, ठीक है, वो जो एमीटर होता है, ये यंत्र होता है, इससे भी क्वेश्चंस बने हुए हैं कि देखो एक होता है हमारा पैरेलल, ठीक है, एक होता है हमारा सीरीज, ठीक है, मतलब श्रेणी में जो लगे होते हैं। तो आप लोग मुझे बताइए कि जो हमारा एमीटर होता है वो किस में कनेक्टेड होता है, पैरेलल में होता है या सीरीज में होता है, श्रेणी में होता है या फिर पैरेलल होता है? फटाफट आंसर कीजिए, तब तक मैं आगे बताती हूँ। चलो बच्चों 3 पॉइंट्स आप लोग याद रखना है इसके बारे में। देखो ये मैं आप लोगों को एक बेसिक्स थोरली बता रही हूँ जिससे कि बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के कहीं से भी बन सकते हैं, है ना। लेकिन जितना बच्चों मैंने आप लोगों को बताया है ना, उस बेसिक्स का अगर आप लोगों का क्लियर है तो क्वेश्चन आप लोगों के क्लियर है। क्वेश्चन किसी भी जगह से कुछ भी बन जाए, ठीक है। चलिए फिलहाल हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा एमीटर होता है ना बच्चे, वो किस में होता है। तो जो हमारा एमीटर होता है ना बच्चे, एमीटर की एमीटर, फटाफट आंसर करते रहिए। एमीटर की प्रॉपर्टीज़ में देखो बच्चे, पहली बात कनेक्टेड इन सीरीज। आई बात समझ में? किस में कनेक्टेड होते हैं? सीरीज में, मतलब कि किस में लगे होते हैं? श्रेणी में, ठीक है बेटा, श्रेणी में लगे होते हैं, ठीक, पहली बात। अब दूसरी बात देखो बच्चे, एक और चीज़ होती है कि लो रेजिस्टेंस, ठीक है। अभी हम करंट के बाद आगे रेजिस्टेंस के बारे में ही बात करेंगे, रजिस्टर के बारे में बात करेंगे। हालांकि रेजिस्टेंस को आप अभी थोड़ा सा ये समझ लो कि जो रेजिस्टेंस होता है बच्चे, वो क्या करता है? इलेक्ट्रिक करंट को रोकता है। आई बात समझ में? इलेक्ट्रिक करंट को क्या करता है? रोकता है, ठीक। तो अब ये समझो भाई कि इसका जो रेजिस्टेंस होता है ना बच्चे, वो लो होता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखो, लो रेजिस्टेंस, ठीक, मतलब प्रतिरोध, इसका रेजिस्टेंस को कहते हैं प्रतिरोध, ठीक है, रेजिस्टेंस को कहते हैं प्रतिरोध। तो इसका जो प्रतिरोध होता है बेटा वो कम होता है। एक्चुअली आप लोगों का क्वेश्चन ऐसा आता है कि जो एमीटर होता है, पहली बात तो किस लिए इस्तेमाल होता है? तो करंट को नापने के लिए। कहाँ पे? जब हम छोटे जगह पे बात करते हैं, मतलब अगर हम लोग घर में नापने की बात करते हैं करंट, तो हम बात करते हैं कि भाई हम एमीटर इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात, जो हमारा एमीटर होता है बेटा वो हमेशा सीरीज़ में लगा होता है, लो रेजिस्टेंस होता है। इतनी चीज़ें ध्यान रख लो भाई, इससे बाहर कुछ नहीं क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बनने हैं। आगे बात समझ में? ये पूरा करंट का पोस्टमार्टम था, जितना कि जिस जगह से आप लोगों के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। ये बेटा आप लोगों का यही बेसिक है, यही क्वेश्चन एक्चुअली मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड पूरे क्वेश्चन ही आप लोगों को बता दिया, ठीक है। तो कहीं से भी अगर इस पॉइंट से क्वेश्चन आता है ना करंट से, तो समझिए इससे बाहर कुछ नहीं करंट आना है, करंट से रिलेटेड कुछ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं प्रतिरोध रेजिस्टेंस के बारे में। चलिए फटाफट आप लोग बताइए कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस की जब हम बात करते हैं तो रेजिस्टेंस का काम क्या होता है और क्या है ये रेजिस्टेंस, इसके बारे में मुझे थोड़ा आप लोग
बताइए। बाकी बेटा करंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि विद्युत धारा जो होती है वो किस तरीके से काम करती है। चलिए बात करते हैं अब हम लोग जो है रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस या फिर इसको हिंदी वाले लिखो भैया प्रतिरोध। ठीक है बेटा। चलो अगर हम रेजिस्टेंस या प्रतिरोध की बात करते हैं बच्चे, देखो प्रतिरोध जो वर्ड है उसी से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि प्रतिरोध मतलब होता है किसी भी चीज़ को रोकना, अपोज करना, है ना। रेजिस्टेंस करने का जो ये वर्ड होता है बच्चा, इसका मतलब ही होता है अपोज करना। क्या करना? अपोज करना, मतलब किसी को रोकना। ठीक है, क्या करना? रोकना, रोकना या अपोज करना। ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ को रोकना, अपोज करना। मतलब देखो जैसे कि रेजिस्टेंस आप लोगों ने देखा होगा, देखो बच्चे जब करंट बहुत ज़्यादा, देखो करंट अगर फ्लो कर रही है तो कभी करंट ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है ना। तो करंट हमें ये भी पता है कि अगर करंट को फ्लो करने का मतलब क्या होता है, करंट फ्लो करने का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करना। मतलब कोई भी चीज़ अगर बहुत ज़्यादा हाई जो है कि फ्लो करने लग जाएगी, इसका मतलब हीट ज़्यादा जनरेट होगी, है ना। तो उसमें क्या हो सकता है कि मतलब हीट ज़्यादा जनरेट होगी तो कोई भी चीज़ जिसकी अति हो जाए तो वो तो खराबी होती है ना। तो मतलब सीधी सी बात ये है भाई कि अगर हम बात करते हैं कि अगर करंट सिर्फ अकेला फ्लो जो है कि फ्लो करता रहेगा, उसके कोई अपोजिशन में रहेगा ही नहीं, तब तो वो तबाही मचा देगा, है ना। मतलब हर जगह जो है अपोजिशन जरूरी होता है ना। जिस तरीके से हमारे इलेक्शंस होते हैं, है ना, तो हमेशा 2-3 पार्टियां होती हैं ना, हमेशा इसीलिए मेजोरिटी हर जो है कि पार्टी की होनी चाहिए ताकि अपोजिशन में कोई रहे, ताकि हर चीज़ें क्या रहे, कंट्रोल रहे। ठीक वैसे ही जैसे कि जब हम बात कर रहे होते हैं करंट और रेजिस्टेंस, मतलब विद्युत धारा और प्रतिरोध की, तो करंट की अति ना होने पाए, करंट बहुत ज़्यादा फ्लो ना करने पाए, है ना, क्योंकि भाई उसको कोई रोकने वाला नहीं है तो वो तो मनबड़ हो जाएगा, है ना। निकला करंट तो फ्लो करते ही रहेगा। ठीक, तो इसीलिए उसको रोकने के लिए एक यंत्र और बनाया गया जिसका नाम क्या है भाई, रेजिस्टेंस। इसको कहा गया कि जहाँ पे करंट ज़्यादा फ्लो करने लग जाए उसको रोको, है ना, नहीं तो अति हो जाएगी, और अति किसी भी चीज़ की क्या होती है, खराब होती है ना। तो मतलब अपोजिशन में किसी को रहना ज़रूरी है ताकि करंट अपनी मनमानी नहीं करने पाए, है ना। चलो अब हम बात करते हैं बेटा, तो अपोज करना, रोकने का मतलब है, तो रेजिस्टेंस किसको रोकता है, ये आपके करंट को रोकता है। अगर करंट ने मनमानी की, मैक्सिमम करंट जो है कि ज़्यादा करंट फ्लो हुआ, ठीक है, तो तबाही नहीं मचाने देगा, उसको रोकने के लिए रेजिस्टेंस वहाँ पे पहुँच जाएगा। और रेजिस्टेंस का काम ही क्या होता है बेटा कि जितनी लिमिट होती है सिर्फ उतनी करंट को फ्लो करने देना है, और रेस्ट करंट को क्या करना भाई, तू रुक के जा, है ना, अति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो बात करते हैं अगर रेजिस्टेंस की, तो बेटा देखो इसकी जो यूनिट होती है, ठीक है, यूनिट जो होती है, फटाफट आप लोग बताइए। देखिए जिन लोगों को भी जो भी आंसर्स बच्चे आप लोगों को पता रहता है ना, उसको क्या करा करिए आप लोग कि उसको आंसर्स करते रहा करिए अपने कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए अच्छा एक चीज़ और मुझे बताइए, यूनिट पढ़ने से पहले हमें बताइए कि हमने क्या पढ़ा था कि जो करंट होता है ना बच्चे, वो इंसुलेटर में तो ट्रेवल करता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इंसुलेटर के केस में क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स हमारे फिक्स हो जाते हैं। ठीक, और जहाँ इलेक्ट्रॉन्स फिक्स हो गए तो क्या वहाँ पे करंट पास होगा? नहीं होगा। काफ़ी थॉरोली हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा भी है इसके बारे में, है ना। तो वही बात है बच्चे कि यहाँ पे क्या हो जाता है कि जब हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे होते हैं तो पहली बात तो आपकी ये है कि जो कंडक्टर होते हैं सिर्फ कंडक्टर में ही हमारा करंट फ्लो करता है, तो रेजिस्टेंस वहीं पे इस्तेमाल होता है। कहाँ पे? कंडक्टर में। एक चीज़ और याद रखो कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है बेटा कहाँ पे यूज़ होता है? कंडक्टर में। कंडक्टर्स में क्यों होता है भाई? मतलब जो सुचालक होते हैं, जो सुचालक होते हैं। क्यों? क्योंकि इंसुलेटर जो हमारा विसंवाहक या फिर कुचालक होता है उसमें तो करंट फ्लो करती ही नहीं है, और जहाँ करंट फ्लो ही नहीं कर रही है तो वहाँ क्या रेजिस्टेंस की ज़रूरत है?
अरे नहीं भाई, हम तो रेजिस्टेंस को लेके ही आए हैं, इसलिए ना इस प्रतिरोधक जो होता है प्रतिरोध, इसको तो लेकर के ही इसीलिए आए हैं कि करंट की अति नहीं होने पाए। तो भाई देखो, जो हमारा इंसुलेटर होता है, जो हमारा विसंवाहक या कुचालक होता है, उसमें तो करंट फ्लो ही नहीं करती, तो बेचारा अति क्या करेगा, तो उसको रेजिस्टेंस की ज़रूरत है ही नहीं। तो रेजिस्टेंस कहाँ होता है हमारा, ज़्यादातर कंडक्टर्स में होता है। क्यों? क्योंकि हमारी करंट फ्लो तो कंडक्टर में ही करती है। ठीक है, आगे बात समझ में ये हो गया। बाकी आगे हम लोग बात करते हैं बेटा कि जो रेजिस्टेंस होता है इसको हम इसकी यूनिट हो जाती है OHM, ओम। ठीक है, ओम। ठीक, इसको डिनोट करते हैं, इसका सिंबल कुछ इस तरीके का होता है। इज दैट क्लियर? रेजिस्टेंस का जो आप लोगों का ओम जो है बोलते हैं, रीड करते हैं, और इस तरीके से ओम जो होती है इसको हम लोग डिनोट करते हैं। आगे बात समझ में बच्चे? चलिए, इसके बारे में अगर हम बात करते हैं आगे कि अगर हम वोल्टेज और करंट से इसका रिलेशन बात करें, ठीक है, वोल्टेज और करंट से, जैसे कि R = V/I, ठीक है, R = V/I। ठीक है, देखो अब यहाँ से बात समझो। यहाँ से बात ये होगी ना बेटा कि R का जो रिलेशन हो गया आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया I के, है ना, क्योंकि V तो ऊपर है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, करंट के। आई बात समझ में? करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया I। ठीक, हम लोगों ने क्या बात करी थी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के रिलेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ मतलब ये हो गया, अगर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता तो मतलब जितना करंट बढ़ती उतनी रेजिस्टेंस बढ़ता। इज दैट क्लियर? लेकिन बेटा यहाँ पे क्या होता है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब हम R की वैल्यू बढ़ाएंगे तो I की वैल्यू कम होगी। आई बात समझ में? मतलब अगर करंट ने अपनी मनमानी करी तो हम रेजिस्टेंस को बढ़ा देंगे, और जैसे ही रेजिस्टेंस बढ़ेगा करंट अपने आप कम हो जाएगा, है ना। जैसे ही करंट की वैल्यू को अगर आप कम करना चाहते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू को आप बढ़ा दीजिए। ठीक, तो अगर आपने रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा दी तो आपकी जो करंट होती है वो कम हो जाएगी। तो ये रिलेशन एक देखो, यहाँ से क्वेश्चंस कैसा बनता है बच्चे, ऐसे क्वेश्चंस बनता है कि जो रेजिस्टेंस है उसका करंट से कैसा रिलेशन है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्ट आप लोगों को बच्चे एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन दे देगा कि रेजिस्टेंस और करंट में क्या रिलेशन है, और उसके आगे मेरे बच्चों ये दे देगा ऑप्शन में, इस तरीके से आप लोगों को दे देगा कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दे देगा I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है, तीसरा आप लोगों को दे दिया R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू I, या फिर फोर्थ ऑप्शन कुछ भी दे दिया, नॉट ही दे दिया। अब आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, आप बताओ। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप आंसर तो गलत करोगे, लेकिन जिन बच्चों को बेसिक से क्लियर है वो भी आंसर यहाँ पे बिना जो है रटे भी दे सकते हैं। बेसिक क्लियर का मतलब क्या होगा बच्चे, मैंने आप लोगों से कहा कि करंट ज़्यादा फ्लो ना हो पाए, भाग ना पाए, अपनी मनमानी नहीं कर पाए, इसीलिए रेजिस्टेंस लगता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, हम लोगों ने क्या बात करी थी भाई, हम स्टार्टिंग से बात करते आ रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यह है कि दोनों में इक्वल बढ़ोतरी या घटोतरी होगी। मतलब अगर हम रेजिस्टेंस को बढ़ाते, जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ बच्चों आप लोगों का R और V में, मतलब रेजिस्टेंस और वोल्टेज का रिलेशनशिप आपका डायरेक्ट कहलाएगा। मतलब रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो वोल्टेज बढ़ेगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे करंट के साथ इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर आप लोगों को कंसेप्चुअल बेसिक याद है कि भाई अगर हमने करंट को कम करने के लिए ही रेजिस्टेंस लगाई, मतलब अगर रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे तो करंट तो खुद पे खुद कम हो जाएगी। आई बात समझ में? तो आप लोगों को इससे भी याद होना चाहिए कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है, और बाकी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं तो फटाक से आप लोग आंसर कर दोगे भाई ये। ठीक, कि R जो होता है वो करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब अगर R की वैल्यू हम बढ़ाएंगे तो करंट की वैल्यू हमेशा हमारी कम होगी। हालांकि करंट को ही रोकने के लिए हम रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब बात करते हैं बेटा कि हमारी जो करंट होती है ना वो कनेक्टेड किस तरीके से होती है। ठीक है, तो हमारी जो जो रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंस जो होता है ना बेटा, एक चीज़ और ध्यान रखो कि जो रेजिस्टेंस होता है हमारा, रेजिस्टेंस जो होता है बेटा L/A। ठीक है, ये एम्पियर आप लोगों का करंट हो गया। एक चीज़ ध्यान रखो कि हमारा जो रेजिस्टेंस होता है इससे भी कई बार क्वेश्चन बनता है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन ये बनता है कि हमारा जो रेजिस्टेंस होता है किस पे जो है कि किस पे डिपेंड नहीं करता है। तो लेंथ पे करता है, करंट पे करता है, वोल्टेज पे करता है, लेकिन प्रेशर पे नहीं करता है। ये भी ध्यान रखना, ये आया हुआ क्वेश्चन है कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है ना बेटा, ठीक है, जो हमारा रेजिस्टेंस होता है
resistance does not depends on pressure। ठीक है, मतलब जो दाब होता है, दाब पर प्रतिरोध, दाब पर प्रतिरोध जो है, दाब पर प्रतिरोध डिपेंड नहीं करता है, या फिर जो भी है समझ लिया आप लोग कि मतलब दाब पर प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। ठीक है, निर्भर नहीं करता है, नहीं करता है। ठीक है बच्चे, तो ये एक चीज़, एक पॉइंट आप लोगों का और इम्पॉर्टेंट था कि कई बार क्या हो जाता है कि जो रेजिस्टेंस होता है ना बेटा, ये रेजिस्टेंस का रिलेशनशिप आपका लेंथ के साथ देता है कि क्या रेजिस्टेंस हमारा लेंथ पे डिपेंड करता है, तो जी बिल्कुल करता है। करंट पे भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करता है, वोल्टेज पे भी करता है। लेकिन एक क्वेश्चन अगर उसमें से 4 ऑप्शंस में से दे दे बेटा कि किस पे आप लोगों का रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, 4 ऑप्शन में आप लोगों को दे दिया, लेंथ जो है कि दे दिया, एम्पियर दे दिया, वोल्टेज दे दिया, है ना, और उसके साथ आप लोगों का प्रेशर दे दिया, दाब दे दिया, तो आप ये कहेंगे कि जो हमारा प्रतिरोध होता है, जो हमारा रेजिस्टेंस होता है, वो प्रेशर या दाब पे जो है कि क्या करता है, डिपेंड नहीं करता है। आगे बात समझ में, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे बात समझ में बच्चों, हालांकि अब हम लोग बात करते हैं इसके सीरीज़ और जो है कि किस तरीके से हमारा जो रेजिस्टेंस होता है बच्चे, वो आप लोगों का कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो जो हमारा रेजिस्टेंस होता है बेटा, वो सीरीज़ में भी कनेक्टेड होता है, पैरेलल में भी कनेक्टेड होता है। ठीक है, आई बात समझ में। तो जो हमारा रेजिस्टेंस होता है ना बच्चे, जो रेजिस्टेंस होता है, अगर वो सीरीज़ मतलब श्रेणी में कनेक्टेड होता है, चलो पहले सीरीज़ में पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम लोग पैरेलल पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं बच्चे कि जो हमारे रेजिस्टेंस जो होती है हमारी श्रेणी में या सीरीज़ में होती है, तो सीरीज़ में किस तरीके से कनेक्टेड होती है, देखो इस तरीके से रेजिस्टेंस को इससे डिनोट करते हैं। ठीक, मान लो सपोज करो ये इस तरीके से ऐसे कनेक्टेड होता है, यहाँ पे कहीं आप लोगों का वोल्टेज लग जाएगा और किसी भी डायरेक्शन से प्लस से माइनस, ठीक है, माइनस से प्लस, इस तरीके से आप लोगों के क्या कर रही होगी बेटा, करंट फ्लो कर रही होगी। ये R1 सपोज करो, ये R2 सपोज करो। ठीक है, आगे बात समझ में, और एक यहाँ पे भी है तो ये R3 हो जाएगा। आगे बात समझ में बच्चे, तो ये तो बात थी हम लोगों की क्या, कि जब हमारा करंट क्या होता है ना बेटा, जब सीरीज़ में हो, सीरीज़ का मतलब ये हो गया कि जब ये सारे एक साथ एक दूसरे से इस तरीके से जुड़े हों, डिवाइड नहीं हो रहे हों। आगे बात समझ में, डिवाइड नहीं हो रहे हों, तब तो हम बात करते हैं बेटा किसकी, सीरीज़ की, इस तरीके से। तो अगर मैं आप लोगों को यहाँ से पूछूं कि यहाँ पे हमारा टोटल R, अगर हमारा कोई भी रेजिस्टेंस जो है बेटा वो श्रेणी में जुड़ा हुआ है, श्रेणी में अगर जुड़ा है, और हम आपसे पूरा R टोटल पूछ दे कि R टोटल मुझे बताओ, तो आप क्या बताओगे, मैम R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक, सपोज करो यहाँ पे मैंने दे दिया 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम, अगर ये दे दिया और आपसे मैंने बोला कि मुझे इसका पूरा रेजिस्टेंस आप लोग कैलकुलेट करके बताइए, तो आप लोग क्या बताएंगे कि मैम R टोटल जो हो जाता है वो कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3 प्लस 5, 5 3 8 2 10, मतलब ये टोटल कितना हो गया, 10 ओम हो गया। इज़ दैट क्लियर। ये होगी बेटा सीरीज़ की। आगे बात समझ में, हालांकि इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो बहुत डीप में हैं, लेकिन हमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत शॉर्ट में पढ़ना है, बहुत थोड़ा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स जो होते हैं बेटे फिजिक्स की ना, वो सारे एग्ज़ाम्स में बहुत, पहली बात तो न्यूमेरिकल बहुत रेयरली आते हैं, बहुत कम आते हैं, और अगर आ भी जाते हैं बच्चे तो वो क्या होता है कि बहुत ही ईजी आते हैं। ठीक है, जब हम लोग क्लास को ओवर करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को जब कंप्लीट कर लेंगे, तो इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, इसीलिए आप लोग इसको रिविजन करते रहिए, समझते रहिए। अभी तो मैं सिर्फ आप लोगों को कंसेप्ट बता रही हूँ और ये बता रही हूँ कि क्वेश्चंस किस तरीके के आप लोगों के एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, चलिए आगे बच्चे, ये तो बात होगी हमारी जब सीरीज़ में है, लेकिन अगर यही पैरेलल में है, ठीक है, चलो दूसरी बात हम लोग करते हैं कि जब हमारा रेजिस्टेंस किस में हो बेटा, पैरेलल में हो। ठीक है, पैरेलल में हो, तो जब पैरेलल में होने का मतलब ये होता है बच्चे कि हमारी जो रेजिस्टेंस होती है ना, वो 2 भाग में डिवाइड हो रही हो, 2 भाग में क्या हो रही हो, वो डिवाइड हो रही हो। जैसे इसका सर्किट सपोज करो इस तरीके से बना है, ठीक, एक यहाँ से कनेक्टेड है, एक यहाँ से कनेक्टेड है।
ठीक, इस तरीके का अगर सर्किट आप लोगों का कनेक्टेड होता है ना बेटा, यहाँ पे कोई सपोज करो वोल्टेज लगा दो, ठीक है, और करंट अपना इस तरीके से फ्लो कर रही होगी आई, ठीक है। ये हो गया R1 R2 और इसको थोड़ा सा बीच में कर लो R3, ठीक, इस तरीके से। मतलब अब आप ये देखो, ध्यान से समझो, R1 R2, देखो जो ये R1 है ये R2 बेटा आपकी किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, आगे बात समझ में। लेकिन R3 हमारी क्या हो गई इसके कंपैरिजन में, पैरेलल में। अब एक काम करो, मैं यहाँ पे एक ही आप लोगों को लगा देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए समझना थोड़ा ईजी हो जाए। जैसे यहाँ पे सपोज कर लो R1 है, ठीक, यहाँ पे सपोज कर लो R2। आई बात समझ में। अभी आप लोग सिर्फ वोल्टेज करंट पे ध्यान नहीं दो, आप लोग सिर्फ ध्यान दो रेजिस्टेंस पे। यहाँ पे हम पैरेलल की बात करें, अच्छा देखो इसमें क्या था बेटा, R1 R2 R3 क्या कहीं से डिवाइड हो रहा था, नहीं। लेकिन ये देखो R1 R2 ये दोनों क्या हो गए बेटा, ये डिवाइड हो गए। आई बात समझ में, क्या हो गए, डिवाइड हो गए। तो इसका मतलब ये कैसा कनेक्शन है हमारा, ये हमारा पैरेलल कनेक्शन है। आगे बात समझ में। चलो अब अगर हम पैरेलल कनेक्शन में अगर मैं आप लोगों को ये दे दूं कि R1 की वैल्यू 3 ओम है, ठीक है, और R2 की वैल्यू 5 ओम है। अब मुझे R टोटल बताओ। तो R टोटल बेटा जब हम पैरेलल की बात कर रहे होते हैं तो कैसे बात करेंगे, 1/R1, इसको लिख लो सब लोग, 1/R1 प्लस 1/R2। मतलब हो गया R1 इज इक्वल टू 1/3 प्लस R2 की वैल्यू 1/5। बाकी इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। सॉल्व करने के बाद आप लोग बच्चों जो है इसका आंसर निकालेंगे तो 1/RT ये टोटल है भाई, ठीक है, ये R टोटल की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो ये बात थी बेटा आप लोगों के रेजिस्टेंस की। हालांकि मैंने आप लोगों को न्यूमेरिकल पोर्शन भी बता दिया, ठीक है। ये सिर्फ कंसेप्ट है, तो ये ध्यान रखो कि जब भी आप लोगों का श्रेणी में होगा, सीरीज में अगर रेजिस्टेंस दे रखा होगा तो डायरेक्ट उसको आप लोग प्लस कर देंगे। लेकिन अगर पैरेलल में दे रखा होगा बेटा तो पैरेलल को कैसे पहचानेंगे, तो पैरेलल में क्या होता है कि दोनों रेजिस्टेंस डिवाइड हो जाते हैं, जबकि सीरीज़ में एक साथ होते हैं, डिवाइड नहीं होते हैं। यहाँ पे इनको हम ऐड करने का ये तरीका होता है। तो अगर हमें पैरेलल का पूछे तो फॉर्मूला इस तरीके से लगा देंगे, ठीक है। और अगर हम लोगों से सीरीज़ में पूछे तो हमारा जो फार्मूला हो जाएगा वो RT निकालने का ये हो जाएगा। इज दैट क्लियर। ये पूरी कहानी हो गई बेटा करंट की और आप लोगों की रेजिस्टेंस की। आगे बात समझ में चले। अब एक और छोटा सा टॉपिक हम लोग पढ़ लेते हैं बेटा रेक्टिफायर की। रेक्टिफायर और रेक्टिफायर के साथ साथ हम लोग थोड़ा सा और आगे पढ़ लेंगे इन्वर्टर के बारे में। रेक्टिफायर और इन्वर्टर, इन दोनों का काम क्या होता है। चलिए अगर बात करते हैं बेटा हम लोग रेक्टिफायर एंड इन्वर्टर, ठीक है, रेक्टिफायर एंड इन्वर्टर। चलो अगर हम रेक्टिफायर और इन्वर्टर की बात करें तो जिन लोगों को भी इसके डिफरेंस पता है बच्चे फटाफट आप लोग मुझे बताइए कि जो रेक्टिफायर होते हैं उसका काम क्या होता है और जो हमारा इन्वर्टर होता है उसका काम क्या होता है। फटाफट आप लोग मुझे बताइए कि जो हमारा इन्वर्टर है, इन्वर्टर और जो हमारा रेक्टिफायर है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, देखो बच्चे जब हम रेक्टिफायर की बात कर रहे होते हैं हम लोगों ने AC DC के बारे में थॉरली काफ़ी अच्छे से ऑलरेडी पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम जब यहाँ पे बात कर रहे हैं रेक्टिफायर की तो देखो बच्चे जो रेक्टिफायर होता है, रेक्टिफायर हमारा क्या करता है कि जो AC करंट होता है उसको किस में चेंज कर देता है, जो है AC को DC में चेंज कर देता है। ठीक है, तो पहली बात याद रखो कि AC करंट क्या करता है हमारा, ये AC को DC में कन्वर्ट करता है। ठीक, इसको ये अल्टरनेटिंग करंट लिख लीजिए, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, ये अल्टरनेटिंग करंट हो गया, ये हमारा हो गया बेटा डायरेक्ट करंट। ठीक है, ये हो गया हमारा डायरेक्ट करंट। चलिए ये था रेक्टिफायर। ठीक, तो क्या करता है AC को DC में कन्वर्ट करता है। ठीक,
लेकिन वहीं अगर बच्चों में इन्वर्टर की बात करूँगी तो इन्वर्टर हम लोग अपने घर में यूज़ करते हैं। चलिए समझिए, हम लोग जब बेसिक समझने की बात करते हैं बच्चे, तो हमने क्या आप लोगों को बताया था, हमने आप लोगों को बताया था कि जब हम डीसी करंट की बात करते हैं ना बच्चे, तो उसके एग्जाम्पल में भी मैंने आप लोगों को याद करने का तरीका बताया था कि जब भी हमें ऐसी कोई भी चीज़ ये समझ में आए कि जहाँ पे हम करंट को स्टोर कर रहे हैं एक तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल बात करूँ मैं इन्वर्टर की, तो इन्वर्टर में क्या लगी होती है, बैटरी, है ना। मतलब क्या होता है बच्चे कि हमारे घर में कनेक्शंस जो होते हैं वो एसी करंट का होता है, ठीक। लेकिन इन्वर्टर आपका कब इस्तेमाल होता है, इन्वर्टर हम लोगों ने किस लिए रखा है, इसीलिए तो रखा है कि जब हमारी बिजली कट जाए। बिजली कट जाने का मतलब क्या हुआ बेटा, कि हमारी एसी करंट चली जाए, है ना। मतलब अगर मैं बात करूंगी कि भाई हमारा इन्वर्टर किस लिए लगा हुआ है, इसलिए तो लगा नहीं है कि हमारी लाइट रहे और हम इन्वर्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका क्या इस्तेमाल है, कोई यूज़ नहीं है, पैसा वेस्ट है, कोई पागल थोड़ी है जो ऐसा लगाएगा। इन्वर्टर किस लिए लगाया जाता है, इन्वर्टर हम लोग इसलिए लगाते हैं कि जब हमारी बिजली चली जाए, लाइट कट जाए का मतलब क्या हुआ। अगर मैं प्रैक्टिकली आप लोगों से फिजिक्स के लैंग्वेज में बात करूं कि लाइट चली जाने का मतलब क्या हुआ, कि एसी करंट कट हो गई, है ना। अगर लाइट चली गई मतलब एसी करंट चली गई। क्यों, क्योंकि हम लोगों के घर में क्या यूज़ होता है, एसी करंट आती है। तो अगर लाइट चली गई मतलब एसी करंट ख़त्म। जब एसी करंट ख़त्म हो गई तो फिर हमारा तुरंत इन्वर्टर क्या कर देता है, इन्वर्टर आपने देखा होगा कि जैसे ही लाइट कटती है तब भी हमारे घर में लाइट रहती है। और क्या होता है कि इन्वर्टर का काम ही होता है कि जो हमारा करंट होता है ना उसको किस में चेंज कर देता है, डीसी में, ठीक है। और इन्वर्टर का काम क्या होता है बच्चे, कि जो इन्वर्टर होता है ये क्या करता है, ये डीसी टू एसी। आई बात समझ में, मतलब डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में चेंज कर देता है। मतलब देखो क्या होता है कि हमारे पास बैटरी में स्टोर होता है, मतलब जो हमारा करंट होता है वो डीसी के फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। और जैसे ही हमारी लाइट चली जाती है, लाइट जाने के बाद क्या हो जाता है बच्चे, कि जो हमारा डीसी करंट होता है वो किस में चेंज होता है, एसी करंट में। और एसी करंट में चेंज होते ही फटाक से क्या होता है कि हमारे फैन, लाइट्स वगैरह प्रॉपरली जिस तरीके से वर्क करते हैं उस तरीके से वर्क करते ही रहते हैं। आई बात समझ में बच्चे। तो ये थे मतलब मेन जो आप लोगों का है जिससे क्वेश्चंस बनते हैं। हालांकि इसके बारे में अगर हम डिस्कशन करने चले जाएंगे ना बच्चे, तो रेक्टिफायर में, इन्वर्टर में काफ़ी कुछ है हम लोगों को पढ़ने के लिए, ठीक है। लेकिन जो हमारा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना, मतलब जो हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं वो इससे बाहर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं आते। क्योंकि अगर इन्वर्टर का कंसेप्ट आता है तो इन्वर्टर में ज़्यादातर सिर्फ यही पूछा जाता है कि भाई किसको चेंज करते हैं, रेक्टिफायर और इन्वर्टर का डिफरेंस पूछ लिया, ठीक है। तो इसको याद करने के लिए बच्चों आप लोग हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिए कि जैसे इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर में हम लोग किस चीज़ की बात करते हैं कि इन्वर्टर में मतलब सीधी सी बात है कि डीसी करंट क्या होती है, जो स्टोर हो रही हो वो करंट हमारी एक तरीके की डीसी करंट हो गई, डायरेक्ट करंट हो गई। सिर्फ आप इतना याद रखो। चलो अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं बेटा, एसी और डीसी करंट के एग्जाम्पल के बारे में, ठीक है। तो फटाफट आप लोग मुझे बताइए कि जो एसी करंट होता है और जो डीसी करंट होता है इसके कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें। एग्जाम्पल ऑफ एसी करंट एंड डीसी करंट, मतलब एसी और डीसी करंट का उदाहरण। चलो बताओ फटाफट भैया, एसी करंट और डीसी करंट के कुछ इम्पॉर्टेंट आप लोग मुझे एग्जांपल्स बताओ, ठीक है। चलो अगर हम बात करते हैं बच्चे एसी करंट की, ठीक है। चलिए आप मुझे बताइए कि जो एसी करंट होता है उसके कुछ एग्जांपल्स और डीसी करंट के कुछ एग्जांपल्स की अगर बात करती हूँ तो देखो बच्चों, मैंने आप लोगों को क्या बताया कि जहाँ पे भी कोई भी चीज़ चार्ज हो रही हो ना, स्टोर होने का कोई मतलब समझ में आए, जैसे हमारा लैपटॉप, ठीक है, लैपटॉप। अब अगर मैं लैपटॉप की बात करूं बेटा, मोबाइल, ठीक, लैपटॉप,
मोबाइल, ये सब किस चीज़ के एग्जाम्पल है? ये सब हमारे डीसी हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग एक बार अगर मोबाइल चार्ज कर लेते हैं बच्चे, तो क्या हम उसको दिन भर, ऐसा तो है नहीं कि बिना चार्ज में लगाए हमारा मोबाइल काम ही नहीं करता है ना? तो एसी और डीसी के कंसेप्ट को याद रखने का मैं आप लोगों को बहुत आसान सा तरीका बताती हूँ कि आप लोग ये ध्यान रखें ना कि जिसमें हम चार्जर यूज़ करते हैं, जिसको हम बाद में इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर वो चीज़ें क्या होंगे बेटा, वो आपके डायरेक्ट करंट के एग्जाम्पल होंगे, ठीक। लेकिन अगर वहीं मैं एसी करंट की बात करूँ तो पहली बात तो जो हमारे हाउस होल्ड में करंट होती है, जो होती है, वो सारी क्या हो जाती हैं, कनेक्शंस हमारा एसी में है, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूँगी तो हमारा रेफ्रिजरेटर, ठीक है, रेफ्रिजरेटर, ठीक है। रेफ्रिजरेटर किसका आंसर एग्जाम्पल हो गया आप लोगों का? तो एसी करंट का हो गया। ऐसे ही आप लोग और 2-3 एग्जाम्पल्स मुझे बताइए कि जो एसी करंट के हैं, ठीक है, डीसी करंट के भी, एसी करंट के भी आंसर्स। देखिए अब प्रॉपरली आप लोगों को इसका कन्फ्यूजन तो क्लियर हो गया होगा कि एसी और डीसी करंट में डिफरेंस क्या है। ज़्यादातर वो चीज़ें, अब जैसे अगर मैं आप लोगों के मिक्सर की बात करती हूँ, तो मिक्सर आप लोग मुझे बताइए कि वो एसी करंट में होता है या फिर डीसी करंट में होता है। हमारी टीवी क्या है, एसी करंट में है या डीसी करंट? ठीक है, आई बात समझ में? तो बच्चों देखो, जो हमारी टीवी होती है, ठीक है, जब हम अपने टीवी की बात करते हैं, हम अपने मिक्सर की बात करते हैं, ठीक है, ये सब क्या होता है बेटा, हमारा एसी करंट के एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में? लेकिन जब हम डीसी की बात करते हैं तो ये ध्यान रखो कि जब भी हम किसी चीज़ को चार्ज करके रख लेते हैं और उसको बाद में यूज़ कर सकते हैं, तो मोस्टली चीज़ें, हालांकि सब तो नहीं कहूँगी, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर जो एग्जांपल्स होते हैं बेटा, वो डीसी करंट के होते हैं, जिनको हम चार्ज कर सकते हैं और बाद में इस्तेमाल के लिए रख सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये सारी बातें हो गई बेटा। आज की क्लास को हम लोग यहीं पर जो है कि वाइंड अप करते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को करंट रेजिस्टेंस और एसी डीसी के एग्जाम्पल का कंसेप्ट प्रॉपरली तरीके से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रिसिटी को ही कंटिन्यू करेंगे बेटा। हम लोग जो है कि ट्रांसफार्मर का बहुत ही बेहतरीन और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, वोल्टेज के बारे में पढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तब तक बच्चों आप लोग अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखिए, रिविज़न करते रहिए। प्रीवियस जो चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हैं उसको बच्चे आप लोग रिविज़न करते रहिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए रिवीजन, ठीक है। पढ़ना अलग चीज़ है, लेकिन रिवीजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हालांकि और कोई भी चीज़, कोई कन्फ्यूजन हुआ करे तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। नेक्स्ट लेक्चर जैसे ही मैं लूँगी आप लोगों के कन्फ्यूज़न को क्लियर कर दूँगी, ठीक है। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।